संपादक के हवाले से ये बता रहा हूं, जिसके बारे में हमने 1 साल पहले भी ये इंटरव्यू उनके साथ पूरी करके आपको दिखाई थी। अब मित्रों सवाल है कि जॉर्ज सोरोस अगर मलेशिया में हैं, तो जॉर्ज सोरोस के पुत्र अगर मलेशिया में हैं, तो उनके पुत्र क्या संदेश लाए होंगे राहुल गांधी के लिए? आपको मालूम है कि जॉर्ज सोरोस और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन मिलकर के बहुत सारा काम करती है और भारत में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को 118 या 119 करोड़ का अब तक अनुदान मिला है, फंडिंग मिली है। अब दिखाने के लिए तो राजीव गांधी फाउंडेशन बहुत सारे सोशल वर्क करती है, बहुत सारे सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन अब जाकर के पता चल रहा है कि बहुत सारे देश तोड़क गतिविधियों में सोशल वर्क के नाम पर इनकी भूमिका रही है। हालांकि ये जांच का विषय है, मैं फिर पूरी मजबूती से नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो खुफिया एजेंसियों के पास जो जानकारी है और जिसको लेकर के पार्लियामेंट में विवाद हुआ है, पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहुत डिस्कोर्स हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने राजीव गांधी फाउंडेशन को जो अन्य स्रोतों से पैसे मिले हैं, खासकर से विदेशी फंडिंग मिली है और विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिली है, उसको लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा हुई है और बीजेपी के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है पार्लियामेंट में कि राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। गेट्स ओपन सोसाइटी जो कि जॉर्ज सोरोस की सोसाइटी है, उनसे पैसे मिल रहे हैं। चाइना सरकार से पैसे मिल रहे हैं, कनाडा सरकार से पैसे मिल रहे हैं, इंग्लैंड से पैसे मिल रहे हैं। उसी प्रकार से संभवतः रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इन सारे फाउंडेशन से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिल रहे हैं। मित्रों सवाल है कि राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा पर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? खबर आ रही है मित्रों कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बाय हुक एंड क्रोक, बाय एनी मीन्स, मोदी हैज टू गो। मोदी को जाना पड़ेगा, मोदी की सत्ता छीननी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, बाय हुक एंड क्रोक, बाय एनी मीन्स, सत्ता नहीं छोड़नी है, सत्ता पर काबिज रहना है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान राइट टू गेट द जस्टिस को भी सीज कर लिया था। मतलब ये हुआ कि आपके खिलाफ अगर कोई अत्याचार हो रहा है इमरजेंसी के दौरान, तो आप अदालत में नहीं जा सकते हैं न्याय पाने के लिए, आपको न्याय पाने का हक नहीं है। इसीलिए मित्रों गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के जो पुराने अकाउंट हैं वो इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं, नेहरू के पास जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू और इंदिरा के रहते हुए कोई तीसरा आ जाएगा ये मुमकिन नहीं था, और जब नेहरू गुजर गए तो इंदिरा के रहते, गांधी परिवार के रहते हुए कोई तीसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी को गवारा नहीं हुआ। और मैं उस प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के हवाले से बोल रहा हूं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री का अगर किसी एक को तमगा मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने आत्मकथा में, और लाल बहादुर शास्त्री ने कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि उनका जो अपमान हुआ बतौर प्रधानमंत्री, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं क्यों ये अकाउंट दे रहा हूं? आज अगर राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर ये तोहमत लग रही है तो ये कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है।
लाल बहादुर शास्त्री ने कहा उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी से कि मुझे 2 कमरे का या 3 कमरे का, मैक्सिमम 4 कमरे का कोई एक घर दिल्ली में ढूंढ दीजिए। मैं उस निवास में नहीं रहना चाहता हूं जिस निवास में प्रधानमंत्री नेहरू रहते थे, और ये मेरे लिए बहुत ह्यूमिलिएशन हो रहा है, मुझे अपमानित किया जा रहा है कि मैं उस निवास में कैसे रह सकता हूं जिसमें पंडित नेहरू रहे थे। तो मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं कि मेरे लिए दिल्ली में कोई 2 से 4 बेडरूम का कोई कोई घर ढूंढ दीजिए जिसमें मैं शिफ्ट कर जाऊं। ऐसा क्यों कह रहे थे लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि इंदिरा गांधी बार-बार पत्र लिख करके उन्हें कह रही थी कि आप वो आवास छोड़ दीजिए जिसमें हमारे पिता रहते थे। ये है कांग्रेस पार्टी का इतिहास। जब तक ये परिवार है, कांग्रेस पार्टी में किसी की दाल गलने वाली नहीं है, और अंततः लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ना ही पड़ा वो बंगला। और ताशकंद में क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री के साथ, आज तक रहस्य बना हुआ है। आज तक रहस्य बना हुआ है। शिमला समझौते के बाद क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री के साथ, आज तक वो ताशकंद समझौता जो था, माफ कीजिएगा, ताशकंद समझौता के बाद क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री के साथ, आज तक वो बना हुआ है, मिस्ट्री बना हुआ है। पहली बार जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल नेहरू जी ने सत्ता ली, वो भी कोई डेमोक्रेटिक नहीं था। आप सबको मालूम है कि कितने प्रोविंस के अध्यक्ष ने उनके पक्ष में मतदान किया था और कितने ने मतदान किया था सरदार पटेल के पक्ष में। और सरदार पटेल के पक्ष में मेजॉरिटी 13-13 वोट होने के बाद भी गांधी ने नेहरू का सिलेक्शन किया। और उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार थे दुर्गादास, उन्होंने गांधी से जब पूछा